Hi student, how are you? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 6 विज्ञान के अध्याय 12 विद्युत तथा परिपथ का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बच्चों, डियर स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम स्विच दबाते हैं तो बल्ब कैसे जल उठता है? आखिर वह कौन सी शक्ति है जो हमारे पंखों को घुमाती है, मोबाइल को चार्ज करती है और पूरी दुनिया को रोशन करती है? आज हम उसी अद्भुत शक्ति विद्युत के बारे में जानेंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये भी समझेंगे कि ये विद्युत एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है, किन रास्तों से गुजरती है और इन रास्तों को हम परिपथ क्यों कहते हैं। आज ये पाठ आपको सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि आपके आसपास की हर इलेक्ट्रॉनिक चीजों को समझने की कुंजी देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोचक सफर को विद्युत और परिपथ की दुनिया में। तो हम पढ़ते हैं। हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने अथवा जमीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। बाकी आप विद्युत का उपयोग किस तरीके से करते हैं? जैसे कि विद्युत का उपयोग आज के जमाने में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। आप बताइए कि अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिनके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं? जैसे सबसे पहला तो मोबाइल का चार्ज करना, लैपटॉप को चार्ज करना, ये तो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत हो चुकी है। इसका उपयोग हम विद्युत से ही करते हैं। तो अन्य कौन से कार्य हैं जिनके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं? उनमें से कुछ को सूचीबद्ध कर अपनी नोटबुक में लिखिए। क्या आपने कभी क्या आपकी सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है? सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों तथा फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। ये रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है, फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। टॉर्च में एक बल्ब होता है, जब इसका स्विच दबाते हैं तब ये प्रकाश देने लगता है। टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? तो आइए जानते हैं कि टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है। तो देखते हैं विद्युत सेल। टॉर्च के बल्ब को विद्युत विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? आपने ये देखा होगा कि इसके एक और धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क यानी चक्रिका होती है। चित्र 12.1 में आप देख सकते हैं। क्या आपने डिस्क क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक धन चिन्ह प्लस तथा एक ऋण चिन्ह यानी माइनस देखा है? विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा होती है। आप यहाँ पे विद्युत सेल को देख सकते हैं। आप घड़ी में भी विद्युत सेल का इस्तेमाल करते हैं, आप देखते होंगे। तो ऋणात्मक सिरा कहलाता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। तब उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल से बदलना पड़ता है। टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। बल्ब की बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है, आइए देखते हैं।
यहाँ पे आप बल्ब को देख सकते हैं। ये इसका क्या है, टर्मिनल यहाँ पे लिखा है, और ये फिलामेंट या तंत्र। यहाँ पे आप चेतावनी देखते हैं। आपने विद्युत खंभों, विद्युत उपकेंद्रों तथा अन्य स्थानों पर इस प्रकार का चिन्ह देखा होगा। यही है खतरा। ये निशान आपने बहुत सी जगह पे देखा होगा, जिसका मतलब होता है खतरा। तो ये दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से न किया जाए तो ये अत्यंत खतरनाक हो सकती है। यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों को असावधानी पूर्वक बरता जाए तो यह गंभीर चोट अथवा मृत्यु तक का कारण बन सकती है। अतएव आपको कभी भी विद्युत के तारों तथा सॉकेट आज से प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ये भी याद रखिए कि सुबाह जनित्र पोर्टेबल जनरेटर असावधानी पूर्वक बरता जाए तो यह गंभीर चोट अथवा मृत्यु तक का कारण बन सकती है। अतएव आपको कभी भी विद्युत के तारों तथा सॉकेट आदि से प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ये भी याद रखिए कि सुबाह जनित्र पोर्टेबल जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत भी इतनी ही खतरनाक है। विद्युत संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का ही उपयोग करना चाहिए। केवल साधारण बैटरी का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पे आप चेतावनी देख सकते हैं, विद्युत सेल के दो टर्मिनलों से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति को बीच में जोड़े बिना आपस में कदापि न मिलाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाएंगे और सेल कार्य करना बंद कर देगा। जैसा कि वो बीच में जोड़े बिना, स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति को बीच में जोड़े बिना बिना आपस में कदापि न मिलाए, वरना नुकसान हो जाएगा। अगर प्लस माइनस का सिरा है तो प्लस माइनस को ही ऐड करो, अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस को ऐड करेंगे तब भी ब्लास्ट हो सकता है। आइए क्रियाकलाप एक देखते हैं। एक टॉर्च लीजिए तथा उसके बल्ब के भीतर देखिए। आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं। आप क्या देखते हैं? क्या आप कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं, जो कि चित्र 12.2 बी में आप देख सकते हैं। अब टॉर्च का स्विच दबाइए तथा देखिए कि बल्ब का कौन सा भाग दीप्त है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। परंतु ये तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है, जिसे चित्र 12.2 बी में दर्शाया गया है। ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है, जो कि चित्र 12.2 में देख सकते हैं आप। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल है। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ये एक दूसरे को न छुएं। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों को भी ऐसी ही संरचना होती है। इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। इनमें से दो टर्मिनल क्यों होते हैं, आइए जानते हैं। 12.2 विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। आइए इसका अध्ययन करते हैं। आइए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तिमान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम किस प्रकार करते हैं, तो क्रियाकलाप 2 के जरिए हम देखते हैं। विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े विद्युत तार के 4 टुकड़े लीजिए। प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु का तार अनावरित हो जाएगा। दो तारों के अनावरित भागों को विद्युत सेल तथा विद्युत दूस
दो तारों के अनावृत भागों को विद्युत सेल तथा दूसरे दो को बल्ब से चित्र 12.3 तथा 12.4 में दर्शाए गए अनुसार जोड़ दीजिए। आप यहाँ पे देख देख सकते हैं 12.3 दो तारों को जुड़े विद्युत सेल किस तरीके से जोड़ा गया है। ये जो ऊपर का सिरा है वो प्लस सिरा है जो कि रेड तार से जोड़ा गया है, और ये नीचे का जो सिरा है ये माइनस, क्योंकि विद्युत बल्ब में विद्युत सेल में ये विद्युत सेल है, इसका एक सिरा प्लस होता है और दूसरा सिरा इसका माइनस का होता है। इस तरीके से आप इसको जोड़ देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसको ये बैटरी को इस बल्ब से जोड़े तो ये बल्ब जल उठेगा। बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टेप बिजली के मिस्त्रियों तथा द्वारा उपयोग की जाने वाली और सेल के लिए रबड़ बैंड या टेप का उपयोग कर सकते हैं। अब बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग अलग 6 भिन्न ढंगों से जोड़िए, जैसा कि चित्र 12.5 ए से 12.5 एफ में दर्शाया गया है। प्रत्येक व्यवस्था में देखिए कि बल्ब दीप्त है या नहीं। प्रत्येक व्यवस्था के लिए हाँ या नहीं लिखिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से बल्ब को जोड़ा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इससे रेड और ग्रीन तार को एक में और इस वाले तार को एक में जोड़ा गया है। फिर यहाँ पे फिर ऐसे को देख सकते हैं। ये विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं कि किस तरीके से बल्ब जलेगा। अब देखिए, अब उन व्यवस्थाओं को ध्यान पूर्वक देखिए जिनमें बल्ब दीप्त होता है। इन व्यवस्थाओं की तुलना दूसरी व्यवस्थाओं से कीजिए जिनमें बल्ब दीप्त नहीं होता है। क्या आप इस अंतर का कारण ज्ञात कर सकते हैं? आप यहाँ पे देखिए, इस व्यवस्था से जुड़ा है तो ये बल्ब दीप्त हो गया, मतलब बल्ब जल उठा। इससे एक तार तो जुड़ा है और एक तार नहीं जुड़ा है, बल्ब दीप्यमान नहीं है। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस वाला तार तो जुड़ गया है बट प्लस वाला तार नहीं जुड़ा है, तो इस वजह से ये भी दीप्त नहीं है। यहाँ पे देखिए दोनों तारों को एक ही में जोड़ दिया गया है तो ये नहीं जला, और यहाँ पे भी यही कर दिया है, और यहाँ पे इधर उधर से करके दोनों तो तारों को जोड़ा है तो ये भी बल्ब दीप्त हो गया है। चित्र 12.5 में विद्युत सेल के एक टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल की नोक को तार के अनुदिश बल्ब तक लाइए। अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल से जुड़े दूसरे तार के अनुदिश पेंसिल की नोक को लाइए। इस कार्य को चित्र 12.5 की तरह शेष व्यवस्थाओं के लिए दोहराइए। क्या उन व्यवस्थाओं में बल्ब दीप्त होता है जिनमें सेल के एक टर्मिनल से वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में पेंसिल को ऊपर उठाना पड़ता है? विद्युत परिपथ, आइए देखते हैं। 12.3 विद्युत परिपथ। क्रियाकलाप 2 में आपने विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा। ध्यान दीजिए कि चित्र 12.5 ए यही है 12.5 ए। ये आप देखिए किस तरीके से तार को जोड़ा गया है कि बल्ब दीप्त हो गया है, और 12 दशमलव यही दो दीप्त हैं, बाकी तथा 12.5 एफ की व्यवस्था में विद्युत सेल के दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनलों से जोड़े गए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच
विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वरना नहीं। तो यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है क्योंकि तार सही से जुड़ा है, और इसमें एक में तो विद्युत धारा जाएगी लेकिन दूसरे में नहीं, ये तार जुड़ा नहीं है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। इसी वजह से ये 12 10 ये चित्र बी, सी, डी और ई, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है क्योंकि तार जुड़े नहीं है। किसी विद्युत परिपथ में चित्र 12.6 में दर्शाए अनुसार विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंत्र से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये बल्ब को दीप्तिमान करती है। कभी कभी विद्युत बल्ब तथा विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता। ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है। फ्यूज बल्ब का ध्यान पूर्वक देखिए, फ्यूज बल्ब को ध्यान पूर्वक देखिए। क्या इसका तंत्र अक्षुण है? यहाँ पे आप देख सकते हैं। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इनमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण ये दीप्तिमान नहीं होता है। यही इसके अंदर जो तंतु है वो, ये तंतु अगर फ्यूज हो जाए तो विद्युत ये बल्ब नहीं जलेगा भले ही धारा प्रवाहित हो। क्या आप क्या अब आप ये बता सकते हैं कि चित्र 12.5 बी, सी, डी तथा ई में आपके प्रयास करने पर भी बल्ब दीप्तिमान क्यों नहीं होता है? तो आपने देख लिया कि तार जुड़े ही नहीं थे। आगे देखते हैं। अब हमें ज्ञात होता है कि विद्युत सेल का उपयोग कर बल्ब को दीप्तिमान कैसे किया जाता है। क्या आप अपने लिए एक टॉर्च बनाना पसंद करेंगे? तो आप किस तरीके से एक टॉर्च बनाइए, देखते हैं। या फिर घर पे आप ट्राई करिए, बल्ब ही जलाने की कोशिश करिए। एक सेल लीजिए, उसको प्लस माइनस का तार उसमें ऐड करिए और बल्ब को ही ऐसे ही सिरों से जोड़कर बल्ब जलाने की कोशिश करिए। आइए क्रियाकलाप 3 देखते हैं। एक टॉर्च, बल्ब तथा तार का एक टुकड़ा लीजिए। पहले की तरह तार के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटाइए। चित्र 12.7 में दर्शाए अनुसार तार के एक सिरे को बल्ब के धातु के ढांचे के चारों ओर लपेटिए। तार के दूसरे सिरे को रबड़ बैंड की सहायता से विद्युत सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़िए। अब बल्ब के आधार की नोक अर्थात इसके टर्मिनल को विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल पर रखिए। क्या बल्ब दीप्तिमान होता है? अब बल्ब को विद्युत सेल अब बल्ब को विद्युत सेल के टर्मिनल से हटाइए। क्या बल्ब अभी भी प्रकाशित है? क्या ये टॉर्च को ऑन व ऑफ करने के समान नहीं है? 12.4 विद्युत स्विच। आइए देखते हैं कि विद्युत स्विच क्या होता है। घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत बल्ब का को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते अथवा हटाते हैं। यह एक साधारण विद्युत स्विच था। इससे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। तो आइए क्रियाकलाप के जरिए हम एक स्विच बनाते हैं जिससे हम लाइट को, बल्ब को ऑन या ऑफ करें। जैसे फैन को भी आप ऑन ऑफ करते हैं ना, वो स्विच होता है। लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए भी स्विच का इस्तेमाल होता है। आप उसको स्विच कैसे बनते हैं, आइए क्रियाकलाप के जरिए स्विच बनाने का प्रैक्टिस करते हैं। आप अपने घर पे
इस तरीके से बनाने की कोशिश भी करिए। आप दो ड्राइंग पिन, एक सुरक्षा पिन या पेपर क्लिप, दो तार तथा थर्माकोल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। थर्माकोल या लकड़ी के बोर्ड से भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास है तो फिर आप बनाने का बनाने की कोशिश करिए। तो चलिए बनाते हैं कैसे। सुरक्षा पिन की रिंग में एक ड्राइंग पिन लगाकर इसे थर्माकोल शीट पर गाड़ दीजिए, जैसा कि चित्र 12.8 में दिखाया गया है। ये सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन आसानी से घूम सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ये सेफ्टी पिन है, इसको स्विच किस तरह बना रहा है। ये थर्माकोल का एक टुकड़ा है, आपके घर पे भी होगा, तो आप इस तरीके से बनाने की कोशिश करिए, सुरक्षा पिन आसानी से घूम सके वो। अब दूसरी ड्राइंग पिन को थर्माकोल शीट पर इस तरह लगाएं कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा इसे स्पर्श कर सके। इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन इस क्रियाकलाप में आपका स्विच होगा। अब विद्युत सेल, बल्ब तथा स्विच को चित्र 12.9 में दर्शाए अनुसार जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए। सुरक्षा पिन को इस तरह घुमाएं कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरे ड्राइंग पिन को छुए। क्या आप देखते हैं? आप क्या देखते हैं? देखते हैं। अब सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाइए। क्या बल्ब अभी जलता रहता है? जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है तब वह दोनों ड्राइंग पिनों के बीच के रिक्त स्थानों को भरता है। तब इस स्थिति में स्विच को ऑन करते हैं। वो स्विच को क्या कहते हैं? ऑन ऑन कहते हैं। चित्र 12.10 में आप देख सकते हैं। क्योंकि सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देता है, अतः विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। इस तरह बल्ब दीप्तिमान होता है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि किस तरीके से बल्ब दीप्तिमान हो रहा है। यहाँ पे आप स्विच को देख सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो बल्ब जल उठेगा, हटाएंगे तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑन स्थिति में है, दोनों जुड़ा हुआ है, ऑन है, और यहाँ पे ये इसको छोड़ दीजिए तो ये बल्ब अभी नहीं जलेगा क्योंकि ये ऑफ है। ऐसा आप बटन के जरिए भी कर सकते हैं। इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती है तो विद्युत बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। इस तरह ड्राइंग पिनों के बीच का रिक्त स्थान बंद नहीं होता है तथा परिपथ पूरा नहीं होता। इस दशा में स्विच ऑफ कहलाता है, जैसा कि चित्र 12.9 में दर्शाया गया है। स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने तथा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए करते हैं। तो यद्यप घरों में उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पर उनके डिजाइन जटिल होते हैं। 12.5 विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक। आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं क्या होता है। हमने अपने सभी क्रियाकलापों में परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार उपयोग किए थे। मान लीजिए मान लीजिए परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर हम सूती धागे का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि इस अवस्था में भी बल्ब दीप्तिमान होगा? विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है? आइए इसका पता लगाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये चित्र देख सकते हैं।
चित्र को आप देख लीजिए। ये क्या है? ये एक टॉर्च है। टॉर्च का ये अंदर का भाग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसमें दो सेल लगे हुए हैं। ये इसका प्लस सिरा है और ये माइनस। जब भी दो टॉर्च, दो बल्ब, दो दो क्या बोलते हैं इसको, सेल का इस्तेमाल करेंगे तो उसका प्लस सिरा और माइनस सिरा को एक में जोड़ते हैं। ये नहीं कि प्लस प्लस को माइनस माइनस को, ऐसे बल्ब नहीं जलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप चित्र में देखिए कि बुझो ने चित्र 12.11 के अनुसार टॉर्च के आंतरिक आरेख को चित्रित किया है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो परिपथ पूरा होता है तथा बल्ब दीप्तिमान होता है। क्या आप चित्र में लाल रेखा खींच कर पूरे परिपथ को इंगित कर सकते हैं? देख लीजिए आप। आइए आप हम यहाँ पे देखते हैं। इस तरीके से आप भी अपने घर पे कोशिश कर सकते हैं, या आप एक टॉर्च बनाने का प्रयास भी कर सकते हैं। चित्र का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बनाने का प्रयास करिए। क्रियाकलाप 5। क्रियाकलाप 4 के लिए उपयुक्त विद्युत परिपथ से स्विच को अलग कीजिए। ऐसा करने से आपको चित्र 12.12 के अनुसार दो स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे। इन सिरों के दोनों सिरों के एक दूसरे के समीप लाएं ताकि ये एक दूसरे को स्पर्श करें। क्या बल्ब जल उठता है? अब आप इस व्यवस्था को पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में ला सकते हैं कि ये विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं अथवा नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो ये की है, ये स्विच का काम कर रही है। यहाँ पे इसको इसको जोड़ दिए हैं तो ये विद्युत जो बल्ब है ये दीप्त हो चुका है, दीप्तिमान हो गया है। लेकिन यहाँ पे इस तार को जोड़ा नहीं गया है किसी चीज स्विच से या ऐसे ही आपस में, तो ये बल्ब नहीं जल रहा है। यहाँ पे देखते हैं जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे सिक्के, का हाँ, एक मिनट, सिक्के, कॉर्क, रबड़, कांच, चाबियां, पिन, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का गुटका, एल्युमिनियम की पत्ती, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्माकोल, कागज तथा पेंसिल की लीड आदि एकत्रित कीजिए। चालक परिक्षेत्र के तारों को के स्वतंत्र सिरे को प्रत्येक नमूने से बारी बारी से स्पर्श करें, जो कि चित्र 12.12 बी में है। ध्यान रखिए कि दोनों तार एक दूसरे को स्पर्श ना करें। क्या हर बार बल्ब जलता है? आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे है सारणी 12.1 के समान अपनी नोटबुक में एक सारणी बनाई तथा अपने प्रेक्षण को अंकित कीजिए। सारणी 12.1 विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक। यहाँ पे देखिए आप इसका, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लें कि किस तरीके से ये एक प्रयोग किया है कि स्विच के स्थान पर उपयोग की गई वस्तु है इसमें, और दूसरे में है पदार्थ जिसका ये बना है, ये है। और बल्ब जलता है या नहीं? चाबी और धातु, बल्ब जल रहा है। रबड़ और रबड़ नहीं जला, क्योंकि रबड़ रबड़ दोनों ही नहीं जला। स्केल और प्लास्टिक जलेगा? नहीं जलेगा। माचिस की तीली और लकड़ी जलेगा कि नहीं जलेगा? आप बताइए। कांच की चूड़ी और कांच जलेगा कि नहीं? लोहे की कील और धातु अगर है तो क्या बल्ब जलेगा? आप यहाँ पे कोशिश करिए फिल करने की। आप क्या पाते हैं? परीक्षण के लिए उपयोग किए गए कुछ पदार्थों से तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि ये पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते। इसके विपरीत बल्ब के जलने से ये पता चलता है कि कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक है। विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। सारणी 12.1 की सहायता से उन पदार्थों के नाम बताइए जो विद्युत चालक हैं और उन पदार्थों के जो विद्युत रोधक रोधक हैं। आप बताइएगा। विद्युत चालक, विद्युत रोधक। आपने क्या निष्कर्ष निकाला? कौन से पदार्थ विद्युत चालक हैं और कौन से विद्युत रोधक?
अध्याय 4 के उन पदार्थों को स्मरण करें जो चमकदार होते हैं। क्या वे विद्युत चालक हैं? अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि तारों के बनाने के लिए तांबा, एल्यूमीनियम तथा अन्य धातुएं क्यों प्रयुक्त की जाती हैं। आइए क्रियाकलाप 4 को स्मरण करें, जिससे हमने स्विच के साथ एक परिपथ बनाया था। चित्र 12.9 की तरह। जब स्विच खुली स्थिति में था, तब क्या दो ड्राइंग पिन थर्माकोल शीट से जुड़े हुए नहीं थे? परंतु आप जानते हैं कि थर्माकोल एक विद्युत रोधक है। रिक्त स्थान में जब वायु होती है, तब क्या होता है? क्योंकि स्विच के दो ड्राइंग पिन के बीच में जब केवल वायु थी, तो बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। इसका तात्पर्य यह है कि वायु भी विद्युत रोधक है। तो विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच विद्युत प्लग, सॉकेट, सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग, जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने के लिए रबर तथा प्लास्टिक का उपयोग होता है। यहाँ पे चेतावनी दी गई है कि आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, अतः विद्युत उपकरणों को उपयोग करते समय सावधानी बरतिए, क्योंकि आपको करंट लग सकता है। इसलिए जब भी आप इस तरह का कोई प्रयोग करें, तो अपने शरीर की हिफाजत जरूर करें। आप किसी लकड़ी की चीज पे खड़े हो जाएं, ये भी एक है होता है। फिर भी आपके शरीर को विद्युत या करंट लग सकता है। तो बच्चों, आज हमने जाना कि विद्युत सिर्फ एक ऊर्जा नहीं है, बल्कि एक सही रास्ते यानी परिपथ के बिना यह काम नहीं कर सकता। जिस तरह एक छोटा सा स्विच पूरे सर्किट को चालू या बंद कर सकता है, उसी तरह हमारी छोटी छोटी मेहनत और सही फैसले हमारे जीवन को बदल सकते हैं। याद रखिए, अगर परिपथ पूरा है तो बल्ब जरूर जलेगा, और अगर आपका प्रयास पूरा है तो सफलता भी जरूर मिलेगी। तो हमेशा याद रखिए, आप हमेशा सीखने की कोशिश करिए, हमेशा सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए, और अपने ज्ञान का सर्किट कभी टूटने मत दीजिएगा। थैंक यू क्लास। अब हम अपने क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और चैप्टर के साथ। धन्यवाद।